हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 6th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। अब आपको ये तो पता होगा कि जो सीडीपी की क्लास है, सीडीपी जो आपका सब्जेक्ट, उसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं 5 क्लासेस दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कुछ थ्योरी भी पढ़ा दी है और साथ के साथ मैं आपको सीडीपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जहाँ पर भी सी-टेट हो, एच-टेट हो, या फिर आपका कोई भी DSSB का एग्ज़ाम, KVS का एग्ज़ाम, जहाँ पर भी सीडीपी आता है, तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसान से हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हेरिडिटी। सबसे पहले देखिए, हम एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि एक कैट है। कैट जब जन्म देती है एक बच्चे को, वो क्या होता है, किटन होता है। कैट एक छोटी कैट को ही तो जन्म देती है ना। काव जो होता है वो एक काफ को जन्म देती है, जो गाय है वो एक बछड़े को जन्म देती है, ह्यूमन एक चाइल्ड को जन्म देता है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, ऐसा तो नहीं है कि कैट काफ को जन्म दे दे या ह्यूमन जो है वो किटन को जन्म दे दे, ऐसा नहीं होता। तो हेरिडिटी को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे एक कैट किटन को जन्म देती है, काव काफ को और ह्यूमन चाइल्ड को, तो ये सब बिल्कुल सिमिलर स्पेसीज है। कैट ने अपने सिमिलर को जन्म दिया, काव ने अपने सिमिलर को, ह्यूमन ने अपने सिमिलर को जन्म दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ह्यूमन की। अब ह्यूमन ने ह्यूमन को तो जन्म दिया है, लेकिन आपने देखा है कि वो जिन ह्यूमन को लोग जन्म दे रहे हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे 2 भाई हैं, वो भी अलग अलग हैं। हर एक ह्यूमन का बच्चा अलग दिखता है, अलग बॉडी होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी 2% 3% आपको बिल्कुल सेम दिख जाए, तो सब में वो डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस होता क्यों है, पहली चीज़ तो समझने की ये है कि जो कैट है वही क्यों इसी कैट को जन्म दे रही है, क्योंकि ये हेरिडिटी की वजह से है। उसके अंदर जितने भी कैट के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी कैट के अंदर इनबिल्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अब जो चीज़ बच्चे को रिसेंबल करती हैं, जैसे कुछ बच्चे पेरेंट्स के ऊपर चले जाते, कहते हैं ना बिल्कुल पापा पर गया है, मम्मी पर गया है या दादा पर गया है, तो वो क्या होते हैं, वो हेरिडिटी होती है। ठीक है, वो हमारी विरासत होती है, हेरिडिटी होती है हमारी। तो उसके ऊपर इसी वजह से जाते हैं। तो हेरिडिटी में ये नहीं है माँ बाप के ऊपर ही बच्चे जाते हैं, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी, अपने 2-3 जो आपकी पीढ़ियाँ होती हैं उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको वो यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं बच्चे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इन लोगों में होता है, कैसे बॉडी से, शेप से, लुक्स से, और वो अपने पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, इन सब की तरह रिसेंबल करते हैं। और हेरिडिटी होती क्या है, हेरिडिटी होती है ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट्स, जो कि ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं बहुत सारे तरीके से, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो डगलस एंड हॉलैंड हुए हैं एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है हेरिडिटी के बारे में कि वंस हेरिडिटी consist of all the structure, physical characteristics, functions, capacities derived from parents, ancestry और species। कि किसी की भी जो हेरिडिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, उसमें होते हैं स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, शारीरिक स्ट्रक्चर, मानसिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे किसी की नाक कैसी है, फंक्शंस, जैसे भी कोई वर्क कर रहा होता है, कहते हैं ना उसके अंदर की वो बिल्कुल अपने पापा पर गया, उसकी ऐसी आदतें हैं। कैपेसिटीज़, जो कि पेरेंट्स से या उनके एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से, और किसी भी एक स्पेसिस से ड्राइव होते हैं। बिल्ली की तो नहीं आ जाएंगी ना, आएंगी तो पेरेंट्स की, अपने स्पेसिस की, ह्यूमन बीइंग की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डगलस एंड हॉलैंड ने हेरिडिटी को कहा है कि हेरिडिटी वो सारे स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर या हमारे पेरेंट्स या हमारे स्पेसिस से मिलते हैं। आई होप समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि चलो हेरिडिटी को हमने थोड़ा सा जान लिया, पर ये हेरिडिटी आई कहाँ से, अब इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ लाइफ बिगिंस, कि लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, तभी तो हेरिडिटी को समझ पाएंगे। देखिए, लाइफ स्टार्ट होती है जब माँ यहाँ पे कंसीव करती है। ठीक है, कंसेप्शन होता है माँ के अंदर, गर्भधारण होता है। 9 मंथ्स जो आपके जन्म से पहले माँ के पेट में एक बच्चा रहता है। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, 2 ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ से जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जब मेल के अंदर मेल जर्म सेल्स होती हैं, और उसको हम कहते हैं स्पर्माटोजा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्माटोजा। फीमेल की ओवरीज में ओवा, एक तरीके से जो सेल्स होते हैं ये ओवा सेल्स होती हैं, और इन दोनों से मिलकर मेल और फीमेल के, मेल की यहाँ से स्पर्माटोजा जो मेल के जर्म सेल्स और फीमेल की ओवरीज होती हैं, इनसे बनती है एक लाइफ। ठीक है, दोनों जब मिक्स हो जाते हैं। अब कैसे होता है वो सब हम जानते हैं।
तो जो मेल जर्म्स होते हैं वो देखिए न्यूमरस होते हैं। जब मेल कांटेक्ट में आता है किसी भी फीमेल के तो बहुत सारे जर्म्स निकलते हैं। कांटेक्ट में आता है जब तो बहुत सारे नंबर में होते हैं। अब होता क्या है कि ये एक यूटेरस में डिपॉजिट हो जाते हैं। किससे? यूटेरस में, किसकी? जो गर्भ होता है एक औरत का, उसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो औरत के अंदर पैदा होता है ओवम, उसकी ओवरीज में, जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक महीने में, एक मंथ में जो पीरियड्स होते हैं एक औरत को, उसमें जब एक ओवम बनता है तो उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं ये जर्म्स। ठीक है, कोई एक जर्म ही कांटेक्ट में आता है जो रीच कर लेता है इनको, तो ओवम यहाँ पे फर्टिलाइज्ड हो जाता है। और जब फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको जायगोट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सेमी फ्लड मास होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक तरीके का फ्लूइड होता है, ठीक है। और इससे बनता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बनता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं जो कि होते हैं 23। जायगोट होता है जो आपका फर्टिलाइज्ड, यानी कि ओवम में मेल का जो एग, जो जर्म है वो पहुंच गया है, और औरत का जो ओवम है, औरत का जो एग है, उसने उसको रिसीव कर लिया है, और एक जायगोट की उत्पत्ति होती है और उसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं। 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने पेयर्स होते हैं, तो 23 तो होते हैं मदर के, 23 होते हैं फादर के, तभी तो जाके 23 पेयर यानी कि पूरे 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब जो एक क्रोमोसोम होता है उसमें नंबर ऑफ मिनट पार्टिकल होते हैं। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको जीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स ही वो कैरियर्स हैं, जीन्स ही वो चीज़ है जिससे हेरिडिटी ट्रेट्स पैदा होते हैं। जैसे माँ के अंदर के जो जीन्स, एक क्रोमोसोम में 23 मदर के अंदर क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम है, यानी कि बहुत सारे जीन्स हो गए माँ के और बहुत सारे जीन्स हो गए पिता के। तो ये जो जीन्स हैं यही हेरिडिटी का रोल निभाते हैं। मदर की तरफ के जो ट्रेट्स हैं वो आ जाते हैं बच्चे में, या फादर की तरफ के ट्रेट्स आ जाते हैं बच्चे में। तो ये क्या होते हैं? ये फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, फिजिकल थिंग्स होती हैं माँ पेट के अंदर, जो कि पास हो जाती हैं पेरेंट्स से बच्चे को। आई होप कि समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर क्रिटिकल रहा है तो दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ट्विंस और हेरिडिटी की। इस तरीके से जो मैंने भी आपको बताया था उसमें एक बच्चे का बता दिया। ट्विंस कैसे होते हैं, ट्विंस कैसे होते हैं और हेरिडिटी उनमें क्या रोल निभाती है। तो देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है जो जर्म है और जो ओवम में पहुंच जाता है, ठीक है, महिला के ओवम में, तो क्या होता है, महिला ना एक ओवम आपका बनाती है, एक एग बनाती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक जो मंथली साइकिल महिला की होती है उसमें एक एग बनाती है, तो सिंगल बर्थ होता है। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल फंक्शन गड़बड़ा जाता है और होता क्या है, मल्टीपल बर्थ्स भी हो जाती हैं। जो ओवम है ना महिला का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। किसमें? ओवम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर वो अलग अलग जर्म ले लेता है। 2 जर्म वो किसकी ले लेता है? मेल की ले लेता है। सेम जीन्स होते हैं, सेम करेक्टर होते हैं। तो ये 2 तरीके के यहाँ पर मल्टीपल बर्थ्स में, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल सेम होते हैं, सेम जीन्स हैं, सेम करेक्टर, सेम सेक्स, और कभी कभी दिखने में भी सेम होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं? एक भाई भी हो सकते हैं, एक बहन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ओवम मैच्योर हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है महिला की, तो यहाँ एक ओवम नहीं होता बल्कि 2 ओवम होते हैं और वो अलग अलग जर्म्स लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल टीम में कि एक ही ओवम होता है, एक ओवम है जो एग महिला ने पैदा किया, लेकिन वो 2 पार्ट्स में टूट गया, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, ओवम ही 2 होते हैं जो अलग अलग 2 जर्म्स यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या कि एक ही जर्म लिया है, यहाँ पे ये अलग टूट के, यहाँ तो ये 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो तभी तो वो एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल। फ्रेटर्नल ट्विंस में एक जैसे नहीं दिखते, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग, ये ब्रदर्स या सिस्टर या सेम भी हो सकते हैं लेकिन थोड़े कम एक जैसे दिखते हैं। अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। अब देखिए, हेरिडिटी पढ़ लिया है, हेरिडिटी होता क्या है, इनके हम रोल भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एनवायरनमेंट को जानना भी जरूरी है। तो देखिए, जो हेरिडिटी होती है वो हमारी बर्थ से पहले की होती है, जो जीन्स होते हैं जो आपके बच्चे में चले जाते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है या जब बच्चा 9 महीने पेट में है, तो जितना भी वो आसपास की चीज़ों से इंटरेक्ट होता है उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या करते हैं, बच्चे की जो किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। भाई एनवायरनमेंट जैसा होगा बच्चा वैसे ही ग्रो करेगा, और जैसे हेरिडिटी होगी बच्चे का दिमाग उस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं।
एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट कवर्स ऑल आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। वुडबर्थ ने ये दी है डेफिनेशन, और उन्होंने कहा है कि एनवायरमेंट में वो सभी आउटसाइड फैक्टर आते हैं जिससे इंडिविजुअल की लाइफ जब स्टार्ट होती है तो वो इफेक्ट होती है, वो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है। अब जन्म से पहले क्या एनवायरमेंट होता है? एक तो न्यूट्रिशंस होते हैं जो भी एक मदर ले रही है बच्चे के लिए, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं एक मदर की, सोशल और कल्चरल फोर्सेस भी होते हैं जो बच्चे को बर्थ से पहले एनवायरमेंट जो रोल निभाता है। अब हम बात करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में और क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके पीछे देखिए बहुत सारी आर्ग्यूमेंट चली आ रही हैं। किसी हेरिडेटेरियन को लगता है कि नहीं हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है बच्चे के ग्रोथ में, एनवायरमेंटलिस्ट को लगता है कि नहीं एनवायरमेंट का ज़्यादा रोल है। तो इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए, मैंने यहाँ बस आपको समझाने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, एक हेरिडिटेरियन का और एक एनवायरमेंट का। तो हेरिडिटेरियन है FN फ्रीमैन, उन्होंने एक कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निकाला है इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो उन्होंने कहा है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें 0.90% यहाँ पे मतलब सेम चीज़ें होती हैं, सेम दिमाग होता है, सेम IQ लेवल होता है, तो हेरिडिटी ज़्यादा रोल निभाती है। फ्रेटर्नल ट्विंस में 0.60 होता है, सिबलिंग में 0.50 यानी कि जो बहन भाई हैं, और कजिन्स में 0.20। तो ये रोल निभाते हैं हेरिडिटी का, तो हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एनवायरमेंटलिस्ट की, तो न्यूमैन, फ्रीमैन और ये हैं हेल्जिंगर। 1937 में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इन्होंने केस स्टडी की थी 19 पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस पर, जो एक जैसे ट्विंस थे आइडेंटिकल ट्विंस, उनके 19 पेयर पर। उन्होंने कहा है कि इन 19 पेयर में ना 5.9 पॉइंट का डिफरेंस पाया गया। अगर ये सिर्फ हेरिडिटी से ही मैच करते तो इतना डिफरेंस तो नहीं आता। और 8.24 ट्विंस, और जो ट्विंस थे उनमें 8.2% का यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पे IQ लेवल उनका डिफरेंट मिला है आइडेंटिकल ट्विंस का। तो ये उन्होंने कहा है। तो स्टडी क्या निकल के आती है? कॉन्क्लूजन निकल के ये आता है कि भाई सिर्फ हेरिडिटी या एनवायरमेंट नहीं, दोनों ही, हेरिडिटी हो एनवायरमेंट हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ह्यूमन की पर्सनैलिटी को बनाने में। उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही मैटर करती है। बच्चे का व्यवहार कैसे सीखता है? देखिए बच्चा जो भी एनवायरमेंट में देख रहा है, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत, उसके अकॉर्डिंग सीखेगा। बच्चे की IQ लेवल थोड़ा बच्चा अपनी हेरिडिटी से सीखता है, थोड़ा अगर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से सीखेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं कंक्लूजन में कि सीड और सॉइल है, मान लीजिए एक बीज है और एक मिट्टी है। क्या बीज अकेला, बीज मतलब हेरिडिटी और सॉइल मतलब एनवायरमेंट, क्या बीज अकेला ही बढ़ जाएगा? आम का बीज आपने रख दिया, क्या वो आम बन जाएगा? नहीं ना, सॉइल जरूरी है उसके लिए। और जो सॉइल है क्या अपने आप ही उग जाएगी? नहीं, उसके लिए बीज जरूरी है। तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है। अब जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है ये कोई एडिशन नहीं है कि जुड़ गए आपस में, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये आपस में जुड़कर एक नया नंबर बनाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होती है। जो हेरिडिटी है वो वर्किंग कैपिटल की तरह है, यानी कि आपके पास पैसे तो हैं, धन है लगाने के लिए, लेकिन एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी देता है उसको इन्वेस्ट करने की। यानी कि सिर्फ बच्चा पैदा कर लिया उससे तो कुछ नहीं होगा ना, एक जगह बच्चा बैठा अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं हुआ। पूरा बच्चा जब आपके एनवायरनमेंट में आकर जब इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है एक तरीके से, तभी वो जाके डेवलप कर पाता है। तो ये है कंक्लूजन। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या रोल निभाते हैं? देखिए टीचर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाता है, पेरेंट्स बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। हेरिडिटी तो भाई जैसी होगी उनमें होगी, और जो टीचर है वो बच्चों को उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस करिकुलम उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये क्लास जल्दी बनाई है मैंने, बहुत कंसाइज वे में बनाई है। आगे की क्लास में मैंने आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा दिया है। मैं आपको देने वाली हूँ क्लास मैचुरेशन की, और मैचुरेशन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, वो सारा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को नहीं किया हो तो, और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।